फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शेड्यूल 112A से रिलेटेड बताऊंगी कि उसको कैसे फिल करते हैं और उसका क्या प्रोविज़न है। 112A शेड्यूल आईटीआर 2 में कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अगर आप इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन अराइज होता है। फिर आपको हर एक शेयर वाइज इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है एंड जैसे आप उसमें डिटेल्स डालते हैं रिटर्न में तो वो देन कैलकुलेट करता है कि आपका लॉस है या गेन है। बट उसमें भी प्रोविजन है। अब वो प्रोविजन क्या है पहले मैं आपको वो समझाऊंगी इस वीडियो में। देन आपको रिटर्न में आप कैसे फिल कर सकते हैं वो बताऊंगी। तो आइए पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नोट से समझना ईजी होता है एज कम्पेयर टू एक्ट की लैंग्वेज। एक्ट की लैंग्वेज को ही मैंने क्रक्स तौर पे आपके लिए पेश किया है। तो जब हम इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स सेल करते हैं तो वो उसमें हमें कैपिटल गेन अराइज होता है। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करे हैं तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है और उससे कम करे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। अब अगर आपने अपने एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी जो टैक्सेशन है उसमें दो प्रकार से आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2018 दो प्रकार से कंप्यूट होता है। दो क्या है, अगर आपने परचेज करे हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स 31 जनवरी 2018 से पहले, उस दिन या उससे पहले तो अलग टैक्सेशन है। और अगर आपने परचेज करे हैं आफ्टर 31 जनवरी 2018 उसके अलग है। तो पहले हम आफ्टर देख लेते हैं क्योंकि वो शॉर्ट एंड स्वीट है। अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज करे हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड, उसको बेचे भी बाद में ही है, तो उससे एलटीसीजी अगर अराइज हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है अप टू 1 लाख। 1 लाख तक अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है तो वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आपको टैक्स लगेगा 10% से। तो ये तो हो गया शॉर्ट एंड स्वीट। अब अपन उससे पहले देख लेते हैं परचेज अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले किया है तो फाइनेंस एक्ट 2018 में ग्रैंडफादर रूल करके बताया गया है। ग्रैंडफादर रूल, उससे पहले क्या था मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 में। बट उसी फाइनेंस एक्ट से उनने टैक्सेबल कर दिया एलटीसीजी और लिमिट दे दी कि 1 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके कारण जो शेयर्स पहले खरीदे हैं 2018 से पहले, जैन 2018 से पहले खरीदे हैं, उसमें समस्या आ जाएगी। इसलिए उन्हें एक रूल लेकर आए हैं, ग्रैंडफादर रूल। ग्रैंडफादर रूल क्या कहता है, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे कंप्यूट करेंगे वो बताया गया है ग्रैंडफादर रूल में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि जब हम शेयर्स से कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो हमें सेल कंसिडरेशन चाहिए रहता है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है। उन दोनों को आप माइनस करोगे तो कैपिटल गेन आता है कि कौन सा अमाउंट है जिस पे आपको टैक्स देना है। वो लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। तो सेल प्राइस तो हमें पता है क्योंकि हम आज अगर बेच रहे हैं तो हमें उसकी प्राइस पता है। बट एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट अगर हमने जन 2018 से पहले खरीदा है तो उसमें एक उनने छोटा सा कैलकुलेशन बताया है कि आपको क्या करना है। आपको तीन चीजें लेनी है, आपके पास होना चाहिए। एक तो एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, जब आपने जो भी साल खरीदा होगा शेयर उसमें आपने उस साल क्या प्राइस पे की थी वो आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया। फिर फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब उस शेयर की 31 मार्च 2018 में क्या वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। और सेल प्राइस, मतलब आज जब आप उसको बेच रहे हो तो आज आपने कौन सी प्राइस पे बेचा है। ये तीन फिगर्स आपके पास होने चाहिए तो आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। और आजकल जो आपके पास इंफॉर्मेशन आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 भी दिया रहता है क्योंकि उनको पता है कि जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको ग्रैंडफादर रूल के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अब अपन देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, सबसे पहले आपको फेयर मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी 2018 की वैल्यू है और सेल प्राइस आज जो आपने बेची। आज मतलब मैं, मेरा मतलब है जब आपने अपने फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स बेचे होंगे उस दिन की जो वैल्यू है उन दोनों को आप कंपेयर करोगे, उसमें से जो लोअर वैल्यू है पहले वो ले लोगे। जब आपने शेयर्स बेचे
उस दिन की प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, उन दोनों को कंपेयर करोगे, उन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी आप वो ले लोगे। फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको आपको एक्चुअल कॉस्ट, जब आपने खरीदा होगा शेयर्स तब आपने क्या पे किया है, परचेज प्राइस क्या पे करी है, वो कॉस्ट होगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। उन दोनों को फिर आप कंपेयर करके हायर, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस अमाउंट को आप सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे तब आपका कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताती हूँ कि एग्जाम्पल अपन एक ले लेते हैं। मैंने एक शेयर्स इक्विटी शेयर परचेज किया था 1 मई 2016 में आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 1141.8 यूनिट्स है। उसकी सेल प्राइस है 24.47, और ये मैंने जो बेचा है ये मैंने ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2021 बेचा है। फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018 क्या है, 27.51। अब मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले लोअर देखना है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, हायर लिखा था, उसको काट के इसलिए मैंने लोअर लिखा कि आपको पहले लोअर देखना है, देन फिर सेकंड स्टेप में आपको हायर देखना है। तो लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस। तो मेरे जो फेयर मार्केट वैल्यू वो है 27.51 एंड सेल प्राइस क्या है 24.47। तो विच एवर इज लोअर क्या है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या है मेरी 24.47 पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो दैट कम्स टू 27,939.85 रुपीज। देन अब मैं नेक्स्ट जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो होगा यही सेल प्राइस को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना, और उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा उसको देखना है, वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 25,000 है। मैंने जब ये शेयर्स खरीदे थे 1 मई को तो 25,000 पे किए थे। तो 25,000 एज कंपेयर टू 27,939.85 विच एवर इज हायर। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, 27,939.85। अब मैं अपना एलटीसीजी कंप्यूट कर पाऊंगी। एलटीसीजी क्या है, सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरी सेल प्राइस ही वही है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही है, तो मेरा क्या हो गया, एलटीसीजी 0 हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन उन्होंने जिस तरह से ड्राफ्ट किया है दैट इज कॉल्ड ग्रैंडफादर रूल। ग्रैंडफादर रूल मतलब कि हमने फाइनेंस एक्ट 2018 के बाद जो एलटीसीजी टैक्सेबल कर दिया, तो उससे जिन लोगों ने शेयर्स 31 2018 के पहले खरीदे हैं उनको ना टैक्स लग जाए। मतलब वो इस तरह से ड्राफ्ट हो कि उनको एग्जेम्प्ट ही हो। अगर 2018 में टैक्सेबल नहीं करा जाता एलटीसीजी तो वो अभी भी एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड रहती, तो ये एग्जेम्प्ट रहता। तो इस तरह से ड्राफ्ट हुआ है कि आपको कभी भी गलत टैक्स ना लगे। तो ये था एग्जाम्पल, और अपन प्रोविजन भी समझ गए। अब आइए अपन जल्दी से इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पुराने वीडियोस में भी, जब रिटर्न फाइलिंग के वीडियोस हैं उसमें आपको ई फाइल पे जाना है, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स पे जाना है और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे आपको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो मैं अभी आपको आईटीआर 2 में बता रही हूँ, वो वैसे तो ऑफलाइन मोड पे है बट अब ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे। ये भी मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि आप प्लीज़ ऑनलाइन मोड भी बताएं। तो ऑनलाइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, तो आपको आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे करना है। मैं रिज्यूम फाइलिंग पे कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है। फिर आप जैसे ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे करेंगे तो वो आपसे स्टेटस पूछेगा कि आप कौन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड अदर्स हैं। और उसके बाद आपको सेक्शन 115 बीएसी को सिलेक्ट करना है कि आप उस न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो वो सिलेक्शंस के बाद आपको शेड्यूल सिलेक्ट करने को आता है। आप मेरे आईटीआर 2 वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है और वही ऑनलाइन प्रोसीजर भी है। उसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है शेड्यूल कि आपकी कौन कौन से इनकम है। सैलरी से आपको सैलरी में टिक करना है, हाउस प्रॉपर्टी से तो हाउस प्रॉपर्टी में टिक करना है, कैपिटल गेन से रिलेटेड है तो कैपिटल गेन में टिक करना है, और आपको देन शेड्यूल 112A पे भी करना है अगर आपके शेयर्स मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से भी इनकम है। उसके बाद जो भी स्पेसिफिक शेड्यूल है आपको उस पर क्लिक करना है।
तो क्या है कि आपको पूरी रिटर्न ओपन नहीं होती, सिर्फ स्पेसिफिक जो आपने सिलेक्शंस किए बस वो ही रिटर्न ओपन होती है और आप देन फिल करते हैं। तो मैं आपको फिर से आईटीआर 2 भरना नहीं बताऊंगी, आप मेरे वीडियो को देख लेंगे, मैं इस वीडियो के बाद उसका लिंक दे दूंगी। अभी मैंने सिर्फ शेड्यूल 112A पे क्लिक करा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो ही स्पेसिफिक बता रही हूँ। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आपको फर्दर बताता है आपने कितने सिलेक्शंस किए हैं, आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगेन उसने मुझसे पूछा है कि 11 BAC को आप ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं नहीं कर रही हूँ। फिर वो सैलरी से रिलेटेड मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं अभी स्किप क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। अब आ गया है शेड्यूल 112A जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस शेड्यूल में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है? सेल ऑफ इक्विटी शेयर से रिलेटेड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड से रिलेटेड या बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड। अगर आपने इसमें सेल करा है और उस एसटीटी पेड है तो आपको सेक्शन 112A के तहत एलटीसीजी कंप्यूट करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है, आपके पास दो रास्ते हैं इस शेड्यूल को भरने के। एक तो आप डाउनलोड करें CSV टेम्पलेट, या फिर आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जहां पर ये इंफॉर्मेशन, ये ऐड अनदर का जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप शेयर्स और यूनिट की इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। या फिर आप CSV टेम्पलेट को भरें, वो भी इसी फॉर्मेट में रहती है, और उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं अपलोड के ऑप्शन से। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो जो मैंने अभी डाउनलोड किया है CSV टेम्पलेट, तो वो कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें शेयर यूनिट एक्वायर्ड की डिटेल, फिर ISIN की डिटेल। ISIN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका कोड डालना पड़ता है आपको। फिर नेम ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, सेल प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये पूरा आप इसमें एक एक करके शेयर्स फिल कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभार प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें फिल करके अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज आप ऑनलाइन ही ऐड अनदर करके फिल करते जाएं। तो यहाँ मैंने दो आपके लिए फिल करके रखी है इंफॉर्मेशन। फर्स्ट मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऐड अनदर आप जैसे ही करेंगे तो आपसे वो ये सारी डिटेल मांगता है, शेयर और यूनिट एक्वायर्ड। तो यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 या आफ्टर 31 जनवरी 2018। तो अभी मैंने आफ्टर करा हुआ है। आफ्टर में कुछ भी वो आपसे ISIN कोड नहीं पूछेगा, नेम ऑफ शेयर्स नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ कंसोलिडेटेड अमाउंट पूछा जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का, और अगर एक्सपेंडिचर हुआ है ट्रांसफर में तो वो आप बताइए। ये इतनी इंफॉर्मेशन, बस 3 इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आप इसको सेव कर देंगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी अगर 31 जनवरी 2018 से रिलेटेड आपने शेयर्स, आपके शेयर्स उससे रिलेटेड है, 31 मार्च 2018 से रिलेटेड। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले शेयर्स लिए, क्योंकि उसी में ही है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी रहती है। तो आपको सबसे पहले तो ऑन और बिफोर करना है सिलेक्शन। फिर उसके बाद ISIN कोड, हर शेयर्स का ISIN कोड होता है, ये आपके स्टेटमेंट में भी इन्फॉर्म हो जाता है, या फिर मैं आपको साइट इस वीडियो के बाद में बता दूंगी कि कहाँ से आप ISIN कोड हर शेयर और यूनिट का पता कर पाएंगे। तो मैंने जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर्स बेचे थे उसका ISIN कोड मैंने पुट करा है। देन नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे एग्जाम्पल में था 1141.8 यूनिट्स। देन सेल प्राइस पर यूनिट 24.47, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25,000, फेयर मार्केट वैल्यू आपको पुट करना है 31 जनवरी 2018 की, जो कि 27.51 थी मेरे एग्जाम्पल में। और एक्सपेंडिचर अगर आप हुआ है तो एक्सपेंडिचर, अदरवाइज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो खुद से
कंप्यूट कर लेता है। अब अपने केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 27,939 थी, क्योंकि अपन ने कैलकुलेट करा था। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, तो आप जब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, बट आप जब CSV फाइल टेम्पलेट में डालेंगे तो आपको खुद कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रोविजन बताया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, सेल प्राइस आ गई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया 27,939। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही है, आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25,000 जो एक्चुअल थी, एक्चुअल कॉस्ट। फिर उनने जो कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही आई है जो अपने केस में आई है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं आपको आखिरी में भी बता देती हूँ बैलेंस। आप यहाँ देख सकते हैं जीरो है, मतलब आपका नो लॉस है और नो गेन है। तो ऐसे आप यहाँ कंप्यूट करें और इसको सेव करें, तो यहाँ इस शेड्यूल में आपको टोटल फिगर पता चल जाएगा कि आपका टोटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन कितना है, लॉन्ग टर्म लॉस लॉस कितना है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आप ISIN कोड देख सकते हैं। तो आप इस साइट से stockcare.net से भी ISIN अपने शेयर्स से रिलेटेड देख सकते हैं, या फिर आपके स्टेटमेंट में भी पता चल जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी का बिल्कुल आंसर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियो रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स, GST मिलते रहेंगे। और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।